देश में अगर मुसलमान नहीं होता तो आप मुझे बताइए, जब एनआरसी चला रहे थे, सीएए चला रहे थे और शाहीन बाग से आंदोलन चलाकर पूरे भारत के मुसलमानों ने जब ये आंदोलन को खड़ा किया तो पूरे भारत में आरएसएस और भाषीवादी लोगों ने प्रचार किया कि मुसलमानों की समस्या है, ये मुसलमान अपने लिए लड़ रहा है। लेकिन साबित हो गया जब आसाम का रिपोर्ट आया, और जब आसाम में 20.5 लाख का रिपोर्ट आया एनआरसी के अंदर का, तो एनआरसी 20.5 लाख में 17 लाख लोगों की सूची है जो एनटी डीएनटी आदिवासी कमजोर लोगों का नाम आया। 2 बच्चे मुसलमान का बेटा जिसको गलत, बहुत ही गलत तरीके से हत्या किया गया, आज भी सरकार के सामने खड़ा है, पुलिस के सामने खड़ा है, और पुलिस आज भी उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी, कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। तो आज समझ में आ गया कि देश में जो कानून चला रहा है, बुलडोजर चलाने का तरीका है, वो दोनों अलग अलग है। तिरंगा यात्रा को रोक करके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने अपना चेहरा पर नकाब हटा दिया है। चूँकि इनको बहुत नफरत है तिरंगा से, 80% लोग एक होकर के खड़े हो जाएंगे तो हमारी सल्तनत जो है, सत्ता है, ख़त्म हो जाएगा, रोड पर आ जाएंगे। और पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है। पूरे देश के लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। मौलाना साहब जो यात्रा तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे थे, उनको यहाँ पर घर पर नज़रबंद कर दिया है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस संदर्भ में लगभग पूरी बातें मौलाना राजा साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता चुके हैं, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रसिद्ध वकील आदरणीय प्राचा साहब भी अपनी बात को बता चुके हैं। लेकिन मैं सिर्फ यही बताना आपको चाहूँगा कि ये तिरंगा यात्रा को रोक करके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने अपना चेहरा पर नकाब हटा दिया है। चूँकि इनको बहुत नफरत है तिरंगा से। पता लगा लीजिए आप कि सत्ता में आने से पहले लगभग 55 साल तक, 55 साल तक आरएसएस के मुख्यालय में, जहां आरएसएस नागपुर में बढ़ी हुई है, आगे बढ़ी, देश की सत्ता तक पहुंचाई भारतीय जनता पार्टी को, आज तक तिरंगा झंडा कभी नहीं लगाया। तो उनको तिरंगे से बहुत नफरत है, और उसी के चलते उनको लगता था कि ये तिरंगा यात्रा, उन्होंने स्पष्ट कहा, मौलाना राजा साहब ने स्पष्ट कहा कि अगर मैं अपने कौम का झंडा लेकर, इस्लाम का झंडा लेकर के अगर मैं सड़कों पर उतरता तो कोई मुझे नहीं रोकता। लेकिन आज हम देशभक्ति, जब हमारे अंदर जुनून हो गया है देशभक्ति का, देश के लिए बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, अक़लियत के लोगों के साथ, कमज़ोर वर्ग के लोगों के साथ, माइनॉरिटी के SC ST OBC के लोगों के साथ सड़कों पर उतरने वाले थे। सरकार उनकी लोकप्रियता से और उनके आंदोलन से डर करके एक कदम उठाई है। मैं इसका निंदा करता हूं। और ख़ासकर एक और बात आपको बताऊंगा, जो अभी मैं देख रहा हूं, अभी लगभग है तो 48 घंटे का लगाया था, इन्होंने नज़रबंद किया था घर में। लेकिन जो मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि जिस तरह से पुलिस, जहां हम बैठे हैं, जहां राजा साहब बैठे हैं, जहां समाज के लोग बैठे हैं, पत्रकार लोग आ रहे हैं, ये हो रहे हैं, वहाँ भी आकर के गोपनीय तरीके से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ये बिल्कुल देश के, जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। ये देश में उनको भूलना नहीं चाहिए। ये काम, इसका ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कांग्रेस पार्टी 1974 में इसका अंजाम भुगत चुकी है। लेकिन सर, तिरंगा में दिक्कत क्या है? तिरंगा यात्रा वो निकालते हैं, जब भाजपा वाले तिरंगा यात्रा निकाल, वो देशभक्ति, उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ही को, रजा साहब को ही क्यों रोको? वो तिरंगा यात्रा लेके दिल्ली तक जा ही तो रहे थे, ऐसी क्या वजह कि उन्हीं को रोक दिया गया? आप मुझे बताइए, तिरंगा यात्रा से उनको ये डर है कि देश के 85% साहब से ही क्या डर है सर? डर रजा साहब से कि 85% लोग एक होकर के खड़े हो जाएंगे तो हमारी सल्तनत जो है, सत्ता है, ख़त्म हो जाएगा, रोड पर आ जाएंगे। और पूरे देश में आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है। पूरे देश के लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। ये जो बाबा आज बुलडोजर चला रहे हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि बुलडोजर चला रहे हैं, तो आज बुलडोजर का उनका आज परीक्षा हो रहा था कि आप किन पे बुलडोजर चला रहे हो। आप जिन पे बुलडोजर चलाया, आज आपने आजम खान साहब पर बुलडोजर चलाया, अतीक अहमद पर बुलडोजर चलाया, और अन्य कई नाम है, समय नहीं है। लेकिन मैं ये भी देखना चाहता हूँ, इसी शहर में 2 बच्चे मुसलमान का बेटा जिसको गलत, बहुत ही गलत तरीके से
हत्या किया गया, आज भी सरकार के सामने खड़ा है, पुलिस के सामने खड़ा है, और पुलिस आज भी उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी, कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। तो आज समझ में आ गया कि देश में जो कानून चला रहा है, बुलडोजर चलाने का तरीका है, वो दोनों अलग अलग है। अगर वो हम इस देश में अगर जो सज़ा मिल रहा है, ये मुसलमान होने का सज़ा है। अगर ये रजा साहब मुसलमान नहीं होते तो आज इस मुसलमान कौम जो है आज इस देश में, आज भी मैं कहता हूँ ये बहादुर का मैं दिल्ली से चलकर इसके लिए आया हूँ कि आपसे ही इस देश का संविधान बच रहा है। इस देश में अगर मुसलमान नहीं होता तो आप मुझे बताइए, जब एनआरसी चला रहे थे, सीएए चला रहे थे और शाहीन बाग से आंदोलन चलाकर पूरे भारत के मुसलमानों ने जब ये आंदोलन को खड़ा किया तो पूरे भारत में आरएसएस और भाषिवादी लोगों ने प्रचार किया कि मुसलमानों की समस्या है, ये मुसलमान अपने लिए लड़ रहा है। लेकिन साबित हो गया जब आसाम का रिपोर्ट आया, और जब आसाम में 20.5 लाख का रिपोर्ट आया एनआरसी के अंदर का, तो एनआरसी 20.5 लाख में 17 लाख लोगों की सूची है जो एनटी डीएनटी आदिवासी कमजोर लोगों का नाम आया। तो ये समझ में आ गया। तो आज जो मौलाना साहब ये भी जो आज है, जो परिस्थिति है, जिस हालत में आज पूरे देश में भाजपा का खिलाफ माहौल है, सत्ता परिवर्तन की लहर है, तो उनको डर हो गया कि मौलाना साहब अगर सड़कों पर उतर जाएंगे और उतर करके कहीं दिल्ली तक चले जाएंगे, दिल्ली तक कारमा हो गया तो कहीं दिल्ली में हमारी तेरही न हो जाए, हमारी श्राद्ध न हो जाए। इस डर से इनकी लोकप्रियता से घबरा करके रोक रही है। सर, आपको डर क्यों है कि ये लोग संविधान खत्म कर देंगे, ऐसा क्यों आप लोग कहते हैं? कहाँ है संविधान से? ये देश को 9 साल सरकार चलाया इन्होंने। देश में इन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास होगा, लेकिन देश में आज भी मैं कहता हूँ, आज भी हिंदू जी बात कहते हैं, हिंदू की बात करता है भारतीय जनता पार्टी। हम आज भी कहता हूं कि हिंदुओं के लिए भी इनके अंदर प्रेम नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर हिंदुओं के लिए प्रेम है तो मुझे बताइए 10% आपने आरक्षण दिया पार्लियामेंट के अंदर, आपने किसके लिए आरक्षण दिया? 10% आरक्षण में कोई अति पिछड़ा आता है, कोई महार चमार आता है, कोई भूया मुसर आता है, कोई अहीर पासी लुहार आता है? मुझे बताइए आपने किसको 10% का आरक्षण दिया? आप मुझे बताइए 13% का लिए आपने रोस्टर लागू किया उसी पार्लियामेंट के अंदर। ये 9 साल की उपलब्धि है। वो 13% रोस्टर में आपने कमजोर वर्ग के बेटों गरीबों को, जो 80% अकेला सीटों पर बैठा है, उसके लिए 50% आपने आरक्षण करने का काम किया, रिजर्वेशन रोस्टर के माध्यम से भी देने का काम किया। आप किसका काम कर रहे हैं? इस देश में पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, गरीबों का, हिंदुओं का ये हिमायती नहीं है। बिल्कुल एक जातिवासी ब्राह्मणवादी ये सरकार है। सीधा सीधा मैं ओपन कहता हूँ, ये जो सरकार है ये हिंदू सरकार नहीं है, और हिंदुओं के लिए इनके लिए अंदर सोच नहीं है। एक जाति विशेष को आगे बढ़ाने के लिए, एक जाति विशेष को साम्राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं, और जिसका मुखौटा आरएसएस का मुखौटा है। आज भी मैं कहता हूँ, डर है न प्रधानमंत्री जी को, आरएसएस से डर है, विश्व हिंदू परिषद से डर है। इनको डर है कि कहीं अगर हमने गरीबों के पक्ष में बोल दिया, कहीं इस देश के आवाम 85% लोगों के हक हुकूक की बात कर लिया, तो मुझे कान पकड़कर सत्ता से वापस कर देगा। क्योंकि इस देश का वजीर आला है, हम बोल नहीं सकते। भारत के प्रधानमंत्री को मैं नहीं कह सकता, मैं सम्मान करता हूं कानून का, सम्मान करता हूं संविधान का, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, देश में 75 साल में प्रधानमंत्री देखा, लेकिन आज तक पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री देखा जो कभी अपने मन और हृदय का, दिल का प्रयोग नहीं करके बिल्कुल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, फांसीवादी ऑर्गेनाइजेशन, फिरका परस्त संगठन ऑर्गेनाइजेशन जो इस देश 85% लोगों के काम करता है, उसके इशारे पर काम करते हैं, उनका चरित्र आज सामने आ गया है। और ये रोक करके आगे की क्या तैयारी है? ये जो आज स्थगित किया गया है, मौलाना साहब ने कहा आज हम प्रोग्राम स्थगित। कौन है ये देश किसी का बाप का जागीर नहीं है। ये मुल्क हमारे देश 85% लोगों का देश है। हम कोई बाहर से नहीं आए। इस बाहर मुसलमान हो या पिछड़ा हो या दलित हो, कमजोर वर्ग के लोग हैं, ये भारत के मूल निवासी हैं। इस मिट्टी में इनको बराबर की भागीदारी, बराबर तो मैं नहीं कहता हूँ, अकेले ही भागीदारी है, लेकिन अफसोस की बात है जो इस देश से बाहर से आया वो देशभक्ति का हमको पाठ दिखा रहा है, और जो इस देश में अपने जिनकी मिट्टी में देशभक्ति है, खून बहाया है, मिट्टी आज भी इनकी कब्र में, इस भारत के कब्र में, भारत के मिट्टी में इनकी हड्डियाँ आज भी दफन हो गई है, पूरे परिवार समाज दफन हो गया है। आज उनके ऊपर ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं बेवफाई का, उन्हें देशद्रोही कहते हैं। अफसोस तो इस बात की है।